हिंदी साहित्य में आज सुनिए देश के अग्रणी रचनाकारों की पंक्ति में स्थित डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी स्पेस। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। आज चौथा दिन था जब वे मुझे नजर नहीं आई, वरना वे सामने के झूले पर चुपचाप बैठी सरोवर में उठने वाले 3 रंग के फव्वारों को देखती रहती थीं। उनका छोटा सा कुत्ता उनके बगल में बैठा होता या जमीन पर अलमस्त पसरा होता। अपने परिचित कुत्तों को देखकर वो पूंछ हिलाता, उनके पास जाने की जिद करता, और अपरिचित कुत्तों को देखकर वो राता या मुंह छुपाकर चुपचाप पीछे को खिसक लेता। ये समय आमतौर पर कुत्तों को घुमाने का, उनके साथ खेलने का होता। कुछ माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को साइकिल चलाना सिखा रही होती, तो कुछ अपने बच्चों को वॉलीबॉल खेलने के लिए प्लेग्राउंड में छोड़कर स्वयं वॉक कर रही होती। उधर कोने पर बने स्विमिंग पूल में तेज आवाज़ में संगीत चल रहा होता। परिवार के परिवार अपना अपना ग्रुप बनाकर स्विमिंग पूल में नहा रहे होते या मस्ती करते हुए डांस कर रहे होते। उनके समवेत ठहाके दूर दूर तक सुनाई देते। बाहर साइड में बने ओवन में खाने की चीज़ें चिकन फ्राई हो रही होती। चारों तरफ जलती रोशनियों से पूरा एरिया जगमगा रहा होता। आसमान में हर 10 मिनट में हवाई जहाज़ उड़ते दिखते। हेलीकॉप्टर लोगों को अपने हरे भरे समृद्ध शहर की सैर करवा रहा होता। हर तिकोनी और कहीं कहीं गोलाकार सड़क दूसरे तीसरे अपार्टमेंट से जुड़ी थी। पीछे का सर्कल अलबत्ता बड़ा था, जहां अपार्टमेंट वालों की गाड़ियां खड़ी होती। घनी झाड़ियों की बाउंड्री भी रास्तों को बंद रखती थी। गुड़हल के फूल चारों तरफ लगे थे। वे फूलते थे, फूले रहते थे, मगर कोई बड़ा बुजुर्ग अथवा बच्चा उनको हाथ नहीं लगाता था। एक कोने में जाकर अंधेरा हो जाता था, क्योंकि वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। वहाँ अपार्टमेंट के फ्लैट भी खाली पड़े थे। मैंने बाहर भीतर आगे पीछे की सड़कों पर उन्हें खोजा, मगर वे कहीं भी दिखाई नहीं दी। उनका कुत्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। कितनी बड़ी मूर्खता की थी मैंने कि कभी ना तो उनसे उनका नाम पूछा था, ना अपार्टमेंट या फ्लैट नंबर। कोई उन्हें जानता भी होगा या नहीं। मझोले कद की सांवले रंग की सामान्य से नाक नक्श वाली वे अपने छोटे छोटे अधपके बालों के कारण अलग ही नजर आती थीं। गोरों के बीच उनकी कदकाठी रंग रूप अलग से पहचानी जा सकती थी, पर यहाँ रंग रूप देह के आकार प्रकार वज़न यानी दुबले पतले होने पहनावे को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करता था। यहाँ तक कि समलैंगिक जोड़े भी जिम में आते थे, वॉक करते थे। हम जैसे भारतीय उन्हें गौर से देखकर घिन करते थे, पर जाहिर नहीं होने देते थे। उनकी मुस्कुराहट का जवाब भी मुस्कुराहट से देना पड़ता था। डायना मेरा हाथ पकड़कर अलग ले जाती। माँ, इनसे दूर रहना है। रात के 2 बजे भी लोग झूलों पर बैठे होते या अपने कुत्तों को घुमा रहे होते। रात की शिफ्ट में काम करने वाले आ जा रहे होते, इसलिए समय यहाँ काम और शिफ्ट में पटा था, और ये स्थान सबके लिए समान रूप से खुला तथा सुरक्षित था। क्या साउथ इंडियन थी? मैं मन ही मन अंदाज लगा रही थी। एक दिन निराश होकर थक हार कर वापस लौट रही थी कि संयोग से लिफ्ट में मुझे एक भारतीय महिला मिल गई। 3rd या 4th फ्लोर? उसने लिफ्ट का बटन दबाते हुए मुझसे पूछा। 3rd फ्लोर, थैंक्स। आप किस फ्लोर पर हैं? मैं 4315 में हूँ, 4th फ्लोर। आप कब से हैं यहाँ? अभी शिफ्ट किया है, 4211 में। कहाँ से आ रही हो? बेंगलोर से। मेरे हस्बैंड की जॉब यहीं पर है, वो अमेरिकन हैं। क्या आपके आसपास कोई और इंडियन फैमिली है? हाँ, मेरे सामने वाले फ्लैट में कोई मिस्टर पिल्लई रह रहे हैं। वो अपना सामान लिफ्ट से बाहर निकाल रही थी। उसने मुस्कुराकर मुझसे बाय कहा और चली गई। अपने देश के लोगों को देखकर कितना अच्छा लगता है कि फीलिंग मेरे भीतर कतई नहीं थी। मैं यहाँ के माहौल में रच बस गई थी। घंटों घूमना, झूले पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेना, फ़ोन पर बातें करना। डायना जब तक साइकिल चलाती या अपने डॉग को घुमाती, मैं तब तक योग व्यायाम करती और फिर चारों तरफ घूमते हुए लोगों से हाय हेलो करते हुए फ्लैट में वापस जाना। डायना मुझे पिक्चर दिखाने ले जाना चाहती थी, पर अभी मैं दूसरी ही मनस्थिति में थी। मेरा मन उनके चेहरे और आंखों में बसा था। मैं पता नहीं क्यों
उनको लेकर अजीब सी घबराहट और संशय से भर गई थी। अनायास ही मैं उस लड़की के बताए गए फ्लैट के सामने जाकर खड़ी हो गई। ये फ्लैट गोरों का तो नहीं था, क्योंकि वे अपने दरवाजे पर फूलों का गुच्छा जरूर लगाते हैं। फूलों के प्रति गोरों का अनुराग काबिले तारीफ है। यहाँ के किसी भी फ्लैट में घंटी नहीं थी, इसलिए मैंने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। यस, कौन? मिस्टर पिल्लई। जी, आप? मैं शर्मिला, फ्लैट नंबर 4315 में रहती हूँ। जी बताएं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। किससे? किस सिलसिले में? पिल्लई ने आधे अधूरे वाक्य बोले। मिसेस पिल्लई, शायद आपकी माँ। क्या यहीं रहती हैं? यस, वो मेरी माँ ही हैं। ओह थैंक गॉड। क्या मैं मिल सकती हूँ? मैंने लगभग कृतज्ञता से भरकर कुछ कुछ गिड़गिड़ाते हुए कहा। अंदर के कमरे में टीवी चल रहा था, कोई कॉमेडी प्रोग्राम आ रहा था। जानती हूँ यहाँ प्राइवेसी सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि आप सभ्य हैं तो प्राइवेसी की इज्जत जरूर करते होंगे, लेकिन आप किसी भी वक्त जाकर खड़े हो जाएंगे तो अशिष्ट माने जाएंगे। ये अशिष्टता मैं कर चुकी थी, शायद इसलिए कि मेरे भीतर उनको लेकर अज्ञात भय, चिंता और मिलने का भाव मुझे बेचैन कर रहा था। आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं मैडम। आपकी माँ अक्सर घूमते हुए दिख जाती थी, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी तो सोचा जाकर मिलना चाहिए। तबीयत तो ठीक है ना? मैं आत्मीय होने की कोशिश कर रही थी। मम्मी को फीवर है, मैं बोलता हूँ। मैं शाम को आती हूँ, रहने दीजिए। कहने को तो कह दिया, मगर मैं उनसे बिना मिले नहीं जाना चाहती थी। यहाँ सारे फ्लैट्स एक जैसे हैं। छोटा सा किचन, वॉश एरिया, डाइनिंग टेबल, फिर ड्राइंग रूम। एक कमरा दाईं तरफ, दूसरा उसके ठीक सामने, बाजू में कबर्ड, वॉशिंग मशीन। पीछे से खुले जालीदार बरामदे में सामान रख सकते हैं, गमले रखे जा सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं। शहर का खूबसूरत एरिया इस बरामदे से दिखाई देता है। यहाँ बैठकर कोई बोर नहीं हो सकता। पिल्लई ने अपने घर को बहुत सलीके से सजा रखा था। आप बैठिए। मैं सोफे पर बैठ गई। हालांकि यहाँ जो लोग फ्लैट छोड़कर जाते हैं वे एक से बढ़कर एक खूबसूरत महंगा सामान छोड़ जाते हैं। कोई भी आकर उस छोड़े गए सामान को ले जा सकता है। कमरों में बेशुमार सामान भरा था। डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स, जैम, अचार तथा जूस की बोतलें रखी थीं। फ्लावर पॉट्स में ताज़े फूलों का गुलदस्ता रखा था। मैं दिल पर हाथ रखकर बैठी थी, उनकी प्रतीक्षा में। 10-1 मिनट बाद वे आईं। मुश्किल से चल पा रही थीं। उनका चेहरा एकदम काला हो गया था, आंखें धंस गई थीं, बाल उलझे हुए थे। बाईं कनपट्टी पर नीला निशान पड़ा था जो फूलकर घूमड़ बन गया था। तबीयत ठीक नहीं है। आँख के नीचे क्या हुआ? कुछ नहीं, कहते हुए उन्होंने 2 उंगलियों से उस नीले पड़ गए घूमड़ को हल्के से सहलाया। कपकपाहट और झंझनाहट से उनकी देह कांप रही थी। आंसुओं को जब्त करने में उन्हें अपने जबड़े भींचने पड़ रहे थे। कैसे बताती कि कल रात बहू नैना ने पानी की बोतल फेंक कर मारी थी, क्योंकि बेटा उसको गालियां दे रहा था। वो बेटे की गालियों का बदला माँ से ले रही थी। जब से वे यहाँ आई हैं तब से दोनों के बीच ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा है। गालियाँ, मारपीट, चीख चिल्लाहट, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और घर के अंदर ही नहीं बाहर तक झगड़े हो चुके हैं। एक बार तो बेटे को पुलिस बुलानी पड़ी थी। नैना बेटे की हर समय बुराइयां करती है, जबकि वे जब से आई हैं देख रही हैं सुबह से उठकर बेटा ही बर्तन धोता है, क्लीनिंग करता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालता और निकाल कर तह बनाकर रखता है, फिर उसका नाश्ता बनाता है, बच्ची को तैयार करके छोड़ने जाता है, फिर ऑफिस। शाम को सारे काम करके थक कर बेहाल हो जाता है। उनका कलेजा फटने लगता है। भारत में उनके साथ कितने ठाठ से रहता था, और यहाँ तो नौकर बनकर रह गया। झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना, क्या इसके लिए लाखों रुपयों की डिग्री दिलाई थी? ये मैंने क्या कर दिया अपने बेटे की ज़िंदगी के साथ? वे रात रात भर तड़पती और आंसू बहाती। एक बार उन्होंने देखा बेटा उसके जूते की तस्में बांध रहा है। ये मेरा सर्वेंट है, नैना उनको दिखाते हुए हंस रही थी। एक दिन अचानक बाहर से आई तो देखती क्या है, बेटा साष्टांग की मुद्रा में बैठा है। नैना ने पहले उसकी पीठ पर लात मारी और फिर उसके सिर पर चप्पलें मारने लगी। वे दौड़ी दौड़ी गईं और चप्पल छीन कर फेंक दी। ये सब क्या है? वो जोर से चिल्लाई थी। आपका बेटा गालियां दे रहा था मुझे।
मैं उसे पनिश कर रही थी। वे सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। ये लड़का आदमी है या गुलाम? क्यों सहन करता है? क्यों? क्या मजबूरी है? पालतू कुत्ता बन गया है। जो बातें कभी किताबों में पढ़ती थीं या फिल्मों में देखती थीं, वही बातें उनके सामने, उनके बेटे के घर में उनके साथ हो रही थी। बेटा, एक बात कहें, बुरा न मानो तो? कहो ना, सीधे सीधे बोलो ना। पहले नैना ऐसी ना थी, इस बार बहुत बदल गई है। क्या आप भी यहाँ सास बनकर आई हो? वो झुंझलाकर बोला था। नहीं, वो कुछ भी नहीं करती। 12 बजे सोकर उठना, फिर कुत्तों को घुमाने ले जाना, मन हुआ तो खाना बनाना, अन्यथा वीडियो या फिल्में देखना। ये सब क्या है? तुम लोगों की ज़िंदगी इतनी अराजक क्यों है? एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो। अम्मा, यहाँ की लड़कियों से आप कुछ बोल नहीं सकती। वे स्वयं को श्रेष्ठ समझती हैं, और इसके यहाँ तो इसकी नानी का राज चलता था। पूरी डिक्टेटर थी, सारे आदमियों को अपने इशारों पर चलाती थी। वही इसके खून में है। वो चाहती है मैं भी वैसे ही रहूं। वो बाहर का काम करे, मैं घर संभालूं। पर तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए। ये उसके सेहत के लिए भी ठीक होगा। देखो कितना वेट बढ़ गया है, और तुम्हारी इतनी बुराई क्यों करती है? उसको लगता है मैं उतना पैसा कमा कर नहीं दे रहा हूँ जितने की वो अपेक्षा रखती थी। उसको लगता है कि मेरा जॉब, मुझको मिलने वाले फ़ायदे उसके कारण हैं, इसलिए वो हमेशा मेरे ऊपर प्रेशर बना कर रखती है। वो हमारी या आपकी भावनाएं नहीं समझती है। वो अपना फ़ायदा, अपनी सुख सुविधाएं देखती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? किस मनहूस समय में मेरे दिमाग में बेटे को विदेश में नौकरी पर भेजने का ख्याल आया था? हमारे लिए विदेश यानी अपार पैसा, सुख सुविधाएं, स्वर्ग से भी सुंदर धरती, गोरे चमकते चेहरे वाले लोग। पर यहाँ की दुनिया तो एकदम अलग ही धरातल पर खड़ी है। इसके पीछे का संघर्ष, अंधेरा, अवसाद, दबाव और संवेदनहीन रिश्तों का संसार तो किसी को दिखाई ही नहीं देता है। तुम अपना काम खुद किया करो। आज से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। माँ ने पट्टी पढ़ा दी है? मामाज बॉय। हाँ तो हाँ, वो बेटे पर चिल्ला रही थी। एक टाइम का खाना तुम बनाओगी। ओके। वो सामान पटकती और बाहर निकल जाती। ना उनसे बात करती, ना उनके कमरे में आती। कभी कभी नैना उन्हें परेशान करने के लिए कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती। वे चिल्लाती, गिड़गिड़ाती, तब बहुत देर बाद दरवाज़ा खोलती। क्यों बेटा, ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ? वे प्यार से पूछती। आप मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ यहाँ, वो हृदय पर हाथ रखकर बताती, यहाँ है। ओके? बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात का सम्मान करती हूँ। वे टालने की कोशिश करती, बाहर से मुस्कुराती, भीतर से रोती हुई। फिर वो अंदर जाकर उनके कपड़े उठाकर उनके बैग में पटक देती। ये मेरी माँ का कमरा है, मेरी माँ का क्लोजेट है। आपने हर जगह कब्जा कर लिया है। और मेरा? वो कैसे बताएं कि ये जो फ्लैट खरीदा है उसमें 75% उनका पैसा लगा है। सारी ग्रेच्युटी और जीपीएफ का एक एक पैसा निकाल कर बेटे को दे दिया था कि यहाँ बड़ा मकान लेने की ज़रूरत है, तुम्हें वहीं रहना है तो एक फ़्लैट खरीद लो। मुझे ज़रूरत नहीं है, यही मकान तो संभाला नहीं जाता। सुन, आगे से बकवास की तो मुक्का मारूंगा जबड़े पर। तुझे मालूम है ना ये अम्मा का दिलाया मकान है। ये जो ज्वेलरी कपड़े पहनती है ना तू, वो भी अम्मा का दिया हुआ है। वो वापस क्यों नहीं करती? ये मेरा घर है, वो जोर से चिल्लाई थी। तूने पैसा लगाया था या तेरी माँ ने? जब से आया हूँ केवल पैसा बर्बाद हुआ है। पहले तेरी माँ की सेवा में लगा रहा 2 साल तक, जॉब तक छूट गई थी तुम माँ बेटी के कारण। फिर तेरे ये कुत्ते बिल्ले, और अब तू। सारा गोल्ड बेचना पड़ा था, और अम्मा के पास बचा क्या? मुझे क्या पता, वो कंधे उचकाकर कहती। और उस दिन तो हद हो गई थी। 3 दिन का कचरा इकट्ठा हो गया था, बाहर डस्टबिन तक उठाकर नहीं रखती थी। बेटा आकर लेटा ही होगा कि उसने उसके सिर पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। क्या हुआ? मेरी आइसक्रीम? तुमने मेरी आइसक्रीम क्यों खाई? मैं लाया था। नैना ने बाकी बची आइसक्रीम दीवार पर दे मारी। चारों तरफ आइसक्रीम फैल गई थी। बेटे ने गार्बेज बैग उठाकर उसको दे मारा, और उसने पानी की बोतल उठाकर फेंकी जो उनके गाल के ऊपर आकर लगी। बस फिर क्या था, बेटे ने जोर का तमाचा उसके गाल पर दे मारा। बिच, मेरी माँ पर हाथ उठाएगी? मेरी माँ पर, जो तुझसे कुछ नहीं बोलती, तुझसे एक गिलास पानी तक नहीं मांगती, अपना काम खुद करती है। मारना है तो मुझे मार, आ। नैना जोर जोर से चीख रही थी, दरवाज़ों पर लात घूंसे मार रही थी।
वे दूर बैठी देखती रह गईं। लगा प्राण उड़ गए हैं, एकदम स्तब्ध, खौफ से थर थर कांपती हुई। ये सब क्या है? वे हिल नहीं पा रही थीं, बस आंसू बह रहे थे। सॉरी अम्मा, माफ़ कर दो। मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था, पर ये मुझे उकसाती है। 24 घंटे मेरे पीछे पड़ी रहती है, आप देख रही हो ना। नैना रोती जा रही थी और गालियां देती जा रही थी। उसे लग रहा था वे बेटे को रोकेंगी, गालियां देंगी, उसका पक्ष लेंगी, मगर उसे क्या पता था कि वे बुरी तरह से डर गई थीं कि कहीं गुस्से में आकर नैना उन्हें ही धक्का न मार दे। अगर उसने धक्का मार दिया तो बेटा तो उसे मार ही डालेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वे देर तक अपनी जगह बैठी रहीं, बस निःशब्द आंसू बह रहे थे। 2 घंटे बाद दोनों चुप हुए। बेटा काम पर निकल गया था और वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। वे अपना मोबाइल और चाबी लेकर बाहर निकल गई थी। बाहर लाइटें जल रही थीं, लोग घूम रहे थे। एक झूले पर 2 महिलाएं बैठी थीं। छोटे लॉन में 4-5 कुत्तों सहित महिलाएं और बच्चे मस्ती कर रहे थे। वे कोने वाले झूले पर, जहां अंधेरा रहता था, जाकर बैठ गई। देखा, आसपास कोई नहीं था। अब वे जोर जोर से फपक फपक कर रो रही थीं। मैंने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद की है। मुझे ही विदेश का आकर्षण था, विदेश में नौकरी करने की महत्वाकांक्षा। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? फर्राटेदार तो क्या, सामान्य बोलचाल की अंग्रेजी भी नहीं आती है कि कहीं जाकर काम कर सकूं। अकेले आने जाने में डरती हूँ। बस का कोई ज्ञान नहीं है। अब क्या होगा? ये तो कभी भी कोई भी कांड कर बैठेगी। बेटा अपना धैर्य खो बैठता है। घरेलू हिंसा में किसी दिन पुलिस पकड़ कर ले गई तो? वो भारत भी नहीं लौट सकता है। कुछ भी तो नहीं छोड़ा। इस लड़की के प्यार में पागल बेटे ने ना तो परिवार के बारे में सोचा था, ना उसके खानदान के बारे में बताया था। नैन्सी से नैना बनी ये लड़की असल में कहाँ से आई थी और किस धर्म, किस वर्ग तथा किस समाज से ताल्लुक़ रखती थी, ये भी खोजने की कोशिश नहीं की थी। इसके ऑफिस में काम करती थी, वहीं इससे परिचय हुआ। परिचय प्यार में बदल गया था। उसके साथ उसकी माँ और भाई रहता था। भाई सेना में भर्ती हो गया था और माँ बाद में अपने घर जॉर्जिया लौट गई थी, लेकिन बीमारी के समय इसी के पास आकर रही थी। बेटा सेवा करते करते थक गया था, बल्कि उसका जॉब तक चला गया था। लेकिन नैना पर कोई असर नहीं पड़ा था। वो कहती, तुम मेरी वजह से इस देश में हो। तुम इंडियन लड़के अपने मतलब से यहाँ की लड़कियों से शादी करते हो। जब तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उनको छोड़ देते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपना इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। वो ये सारी हरकतें और मनमानी करती थी जो किसी भी इंसान के बर्दाश्त के बाहर होती थी। ये बेटे का पागलपन था कि उसने उनको भी यहाँ बुला लिया था, जिसकी सजा वे भुगत रही थी। उन्हें यहाँ बुलाने के लिए उनके बेटे ने कितना पैसा खर्च किया था। 3 बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। चौथी बार में वीज़ा मिला था तब लग रहा था जैसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही हो, लेकिन ये वीज़ा ही उनके लिए गले की हड्डी बन गया था। नैना को लगने लगा था अब वे यहीं रहेंगी, जो उसे बर्दाश्त नहीं था। सोचते सोचते उन्हें लग रहा था कहीं दिमाग की नसें ना फट जाएं या हार्ट अटैक ना आ जाए। पति होते तो क्यों उसे यहाँ आना पड़ता? क्या होगा मेरा? वे रोते हुए स्वयं से ही बातें कर रही थीं। जब रोकर थक गईं तो चेहरा पोंछकर झूले पर ही अधलेटी हो गईं। तभी एक लंबी परछाई उन्हें अपने ऊपर से गुजरती हुई लगी। नैना थी। उसका गाल सूज गया था, आंख में भी चोट लगी थी। रो रो कर उसकी दोनों आंखें सूज गई थीं। वो गुस्से में उनकी तरफ देख रही थी। बिना कुछ कहे वो उनके बगल में बैठ गई। डॉगी की चेन उसके हाथ में थी। क्षण भर के लिए डर के मारे उनकी पूरी देह में झुरझुरी दौड़ गई। यहाँ एकांत है, अंधेरा है, क्या पता उन्हें मार ही ना दे। ये क्या आपके बेटे ने ठीक किया? वो गंदी जबान बोलता है, गालियाँ देता है। वो मेरी माँ को, नानी को गालियाँ देता है। वो मुझे मारेगा तो मैं आपको मारूंगी। वो मुझे टॉर्चर करेगा तो मैं आपको टॉर्चर करूंगी। आप अपने बेटे का फेवर लेती हो, मेरा नहीं। आप सब एक हो, मैं अकेली। वे क्या कहती? उनकी जबान तो तालू से चिपक गई थी। चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। नैना चिल्ला रही थी। तुम उसे अपना नौकर समझती हो, पति नहीं। यही मान लीजिए। पति पत्नी के बीच प्यार, सम्मान और विश्वास होता है। आपकी नॉनसेंस बकवास मुझे नहीं सुननी।
वे उठकर जाने लगीं, लेकिन अकेले जाने में उन्हें डर लग रहा था। क्या पता धक्का ही न मार दे या किसी चीज़ से चोट पहुंचा दे। वे उठकर घूमने का नाटक करने लगीं। वो पीछे पीछे चल रही थी। बेटे ने कहा था कि अम्मा, इसके साथ घूमने मत जाना, जाओ भी तो दूर दूर चलना, ये कुछ भी कर सकती है, खासकर सीढ़ियों पर इससे दूर ही रहना। क्या सचमुच? उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे पति को कुछ कह रही हों। उन्होंने मन ही मन तय किया कि वे तब तक कमरे से नहीं जाएंगी जब तक कि बेटा नहीं आ जाता। नैना वहाँ से हिली नहीं। तुम दोनों के झगड़े में मैं कहाँ से आ गई? मैं तो तुम्हें प्यार करती थी, करती हूँ। तुम फैमिली मेंबर हो, फिर ये अलगाव और नफरत क्यों? मैं अपने अकेलेपन से, दुख से बचने के लिए तुम्हारे पास आई थी। तुम्हें जो करना है अपने पति के साथ करो। आप उसका फेवर करती हो। वुमेन प्लस वुमेन, हमको एक होना चाहिए, तभी ये मर्द सुधरेंगे। यहाँ इंडिया की नहीं, अमेरिका की सोच चलेगी। और आदमी, मेरा बेटा, वो किसकी सोच पर चले? अब समझ में आया कि मिसेस बत्रा यहाँ आने के लिए क्यों मना करती थी, क्यों फूट फूट कर रोती थी। क्या उनकी बहू भी उन्हें मारती पीटती थी? डर के कारण किसी को बता नहीं पाती थी बेचारी। कैसे गिड़गिड़ा रही थी, बहन जी मुझे नहीं जाना, मैं अकेली बनी रहूँगी, बेटे को समझा दो, कोई तो रोक लो मुझे। तब वे मिसेस बत्रा को उपदेश देती थीं, लेकिन आज उन्हें मिसेस बत्रा की रुलाई से कांपती उनकी कमज़ोर काया, दयनीय बेबस चेहरा याद आ रहा था। अब तक बेटा आ गया था। तनाव की रेखाएं उसके माथे पर साफ दिख रही थीं। इसने कोई बकवास तो नहीं की? नहीं। अच्छा हो कि तुम हम दोनों के बीच में न पड़ो। आप कोई भी बात छुपाना नहीं अम्मा। आपने क्या क्या नहीं किया, इसको कैसे समझाऊं? आप चिंता मत करो अम्मा। अब तो मैंने सोच लिया है कि इसने आपसे बदतमीज़ी की और मैंने इस पर लात घूंसे बरसाए। दुष्ट है, इसकी किसी एक आदमी से नहीं बनती। इसकी नज़रों में सारे रिश्तेदार खराब हैं, सारी फ्रेंड्स खराब हैं। अपनी माँ को मुक्के मारती थी, एक दो बार तो मैंने बचाया था। तू अपनी माँ के साथ जो करती थी, क्या वही सब मेरी माँ के साथ करेगी? बेटे का गुस्सा भी नहीं उतरा था। हाँ करूँगी, वो मुँह बनाकर बोली। सच अम्मा, मेरा जीवन नरक बन गया है। ना मैं यहाँ का हूँ ना वहाँ का। कई बार लगता है अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ये मनहूस मेरे जीवन में जब से आई है सर्वनाश ही हो रहा है। और आपकी ज़िंदगी तो नरक बन गई है यहाँ आकर। मैंने कहा भी था कि अम्मा इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले यहाँ आकर देख लो, समझ लो, पर आपको भी यहाँ आने का भूत सवार था। वहाँ मैं किसके भरोसे पर रहती बताओ? यहाँ किसका भरोसा है? इसका जो आपकी जान की दुश्मन है। बेटा, जितना ज़्यादा तुम हमको लेकर इससे झगड़ा करोगे, उतना ही वो हमारी दुश्मन बन जाएगी। क्या करें हम? कहाँ जाएं? कोई काम तलाशते हैं, देखो कोई इंडियन स्टोर होगा। इस उम्र में काम करोगी? यहाँ टॉयलेट साफ़ करने पड़ते हैं, कर पाओगी? आप भी क्यों मेरी फजीहत करवाने पर तुली हो? सबको पता चलेगा तो मुझ पर लानत फेंकेंगे। पर समय काटने के लिए कुछ तो करना ही होगा। वे रात भर करवट बदलती रही थीं। दूसरे कमरे में दोनों के बीच बहस चल रही थी। उनकी तीखी खराश भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। क्या बेटा रात भर सोता नहीं है? नैना तो उसके जाने के बाद सोती रहती है, और बेटा वो तो कठपुतली बन गया है। वे चुपचाप उठी और धीमे धीमे अपनी किसी सहेली से बात करने लगीं। यहाँ मन नहीं लग रहा है, कोई परिचित हो तो उसका नाम और नंबर भेज दो, बस कभी कभार बात कर लिया करूँगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। वहाँ की, खासकर इनकी बहुत याद आती है। काश वे होते तो दुनिया में कहीं भी हम दोनों रह लेते। फ़ोन रखते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। मुंह में दुपट्टा दबाकर हिलक हिलक कर रोने लगी। रोते रोते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो अपने आप को तेज़ बुखार में कपकपाते पाया। भय, दुख और बेटे की चिंता ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। वे पता नहीं किस अज्ञात भय से अंदर चली गई थीं, जबकि मैं उनसे और बात करना चाहती थी। मैं बार बार ताक झाँक करके उसी रूम की तरफ देख रही थी जिसमें वे थीं। थोड़ी देर बाद वे भीतर से निकल कर आईं और लगभग कराहते हुए घुटनों को पकड़कर बैठ गईं। उनकी आंखें देखकर लग रहा था कि वे अपनी सिसकियां और आंसू निकालकर चेहरा पोंछकर आई हैं। आपको देखा नहीं तो हालचाल पूछने चली आई। मेरे दोबारा कहने पर भी वे चुप रहीं। फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थीं। भय का साया उनकी आंखों में ठहरा हुआ था।
अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने दोबारा पूछा। ठीक है। उनकी निगाहें दरवाजे पर लौट लौट कर जाती थीं। घबराइए मत अम्मा, वो कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा ही है कि आंटी से आपका परिचय हो गया है। आप बात तो कर पाओगी? बेटे ने उनका भय दूर करते हुए कहा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप चाहें तो बात कर सकती हैं। मैं सुबह शाम घूमने जाती हूँ, तब आप मेरे साथ आ सकती हैं। आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर बताइए। मैं भूल गई थी कि वे अपने देश में नहीं हैं, बहू बेटे के पास हैं, और मैं भी बहू बेटे के पास हूँ। पर उनकी विडंबना देखिए, और मेरा भाग्य कि मेरी बहू विदेशी होकर भी मेरे साथ दोस्तों की तरह रहती है, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, अपना नॉनवेज फूड बनाकर सारा प्लेटफॉर्म साफ़ करके देती है, मेरे पूजा स्थल को कभी हाथ नहीं लगाती, बल्कि जब भी मैं मंदिर जाना चाहती हूँ वो मेरे साथ जाती है, दर्शन करती है, दान करती है, वहाँ का प्रसाद खाती है, मेरी लाई साड़ी, सलवार सूट, प्लाजो, चूड़ियाँ, बिछिया, पायल और मंगलसूत्र पहनती है। और नैना, ये नैना किस मिट्टी की बनी है? नाम बदलने से इसका स्वभाव तो नहीं बदला है। वे शायद कम ही बोलती हैं, या भय के कारण उन्हें कम बोलने पर बाध्य कर दिया है। इस घर में कुछ तो है, भय, आतंक, अकेलापन या मनहूसियत। मैं बाहर निकली तो अजीब सा दर्द मेरी छाती में लहक रहा था। उन्हें अकेले छोड़ते हुए मैं उद्विग्न हो रही थी। लग रहा था दौड़ कर जाऊं और उन्हें अपनी छाती से चिपका लूं, उनके चेहरे की मालिश कर दूं, उनके बाल संवार दूं, उन्हें अच्छे सी चाय बनाकर पिला दूं। जब भी मन हो मेरे घर आ जाया करिए, मैं भी अकेली रहती हूँ। डायना, मतलब मेरी बहू, भी काम पर चली जाती है। मैंने दरवाज़ा खोलकर झांकते हुए केवल इतना ही कहा। उन्होंने ना कहा ना हाँ कहा, बस मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखती रहीं। माँ, आप दुखी क्यों हो? क्या हुआ? मेरी बहू डायना मुझसे पूछ रही थी। आप किससे मिलने गई थीं? मैंने डायना को सारी कहानी सुना दी। पुलिस में कंप्लेंट कर दें? सारी बातें सुनकर डायना सोच में डूब गई। डायना महिला अधिकारों, जातिगत भेद, रंग भेद को लेकर कोई भी टिप्पणी करना पसंद नहीं करती है। वो पुलिस, कानून, अधिकारों की अच्छी खासी जानकारी रखती है। उनकी बहू को पनिशमेंट मिलना चाहिए, डायना का एकमात्र यही सुझाव था। पर उनका बेटा परेशान हो जाएगा। डायना मेरी बात से सहमत थी, मगर वो समानता के सिद्धांत को मानने वाली, माता पिता का सम्मान और ध्यान रखने वाली लड़की है, जिसके मन में सेवा और करुणा का भाव आपाद मस्तक भरा था। शाम को मैं घूमने निकली तो देखा वे झूले पर बैठी थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक है। आप यहाँ खुश नहीं हैं? मैं इन दोनों के कारण दुखी हूँ। उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। बेटा उम्र से पहले ही बूढ़ा लगने लगा है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे उसके साथ रहने में तसल्ली मिलती है, जीने का हौसला मिलता है। लगता है उसके लिए जीना है, वरना बचा क्या है ज़िंदगी में। क्या क्या सोचा था और क्या निकला। ये उसकी नियति है, और ऐसा ना हो कि आपका बेटे के साथ रहने का मोह ही उसे दुखों में न डाल दे। मेरे पिता समझाया करते थे कि बच्चे परिंदों की तरह होते हैं, उड़ना सीखते ही अपना नया ठिकाना बना लेते हैं। आप बेटे को परिंदा रहने दीजिए। मैंने मना किया था कि इससे शादी मत करो, पर जब तक वो मानता देर हो चुकी थी। 4 साल उसकी बीमार माँ की सेवा की, उसके चक्कर में 2 जॉब छूट गए थे। अब ये परेशान कर रही है। इसमें तो दया और प्रेम है ही नहीं। मन घबराता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कह कर वो रोने लगी। मैं उनके कंधे थाम कर बैठ गई। उसने हम दोनों को लेकर कितने सपने देखे थे। वो अपने माता पिता के लिए कितना कुछ करना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर उसका भाग्य ही बदल गया। एक के बाद एक नुकसान। वहाँ का एक एक सामान बिक चुका है, गोल्ड, मकान, एफडी। अब लगता है मुझे कुछ हो गया तो मेरी पेंशन का जो सपोर्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसी नौबत आएगी ही क्यों, आपका बेटा मेहनती है, सब कर लेगा। पहले इसकी माँ, फिर रिश्तेदार, और अब ये। बहुत सारी बातें तो मैंने बेटे से छुपा ली हैं। एक बार इसने मुझे बाहर ढकेल दिया था। मैं 2-3 घंटे गैलरी में बैठी रही थी। पड़ोसी ने आकर दरवाज़ा खुलवाया था। एक बार मेरे बर्तन उठाकर फेंक दिए थे। रोज़मर्रा की ऐसी बातें हैं कि मुझसे सहन नहीं होती। यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। पागलों की तरह एक कमरे में बंद रहो। बेटे की खातिर
सब बर्दाश्त कर रही हूँ, मार खा रही हूँ। आप स्वयं क्यों नहीं विरोध करती और आती क्यों हैं यहाँ? मैं वहाँ अकेली हूँ तो यहाँ आना पड़ता है। बेटे को भी चिंता रहती है। पति की मृत्यु के बाद मकान बेचकर ये फ्लैट ले लिया था। आपकी बहन, भाई, माँ कोई तो होगा। सबके यहाँ रहकर देख लिया, दूर से सब अपने लगते हैं, पर जब उनके घर में जाकर रहो तब पता चलता है कि वे कितने पराये हैं। कारण चाहे उनके पति हों या बच्चे। अब एक एक दिन मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। हम दोनों धीमे धीमे चल रहे थे ताकि उनका समय ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ घूमते हुए निकल सके। समस्या गंभीर थी, उनके अपने जीवन को लेकर थी, बेटे के दाम्पत्य जीवन को लेकर थी, दो देशों की सोच, जीवन शैली और कानूनी व्यवस्था को लेकर थी। सारा दिन बर्तन धोना, सफाई करना, खाना नाश्ता बनाना, सारा घर अरेंज करना। बेटे को दया आ जाती है तो वो कुछ संभाल लेता है। कोई शिकायत करूं तो दोनों में हाथापाई होने लगती है। पराया देश है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। मन घबरा रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। बेटा जाने नहीं देगा। एक रास्ता और हो सकता है। क्या? आप उससे बैठकर बातें करें, दोस्ती करें, समझाएं, कोई गिफ्ट वगैरह दें। वो मुझसे नफरत करती है। मैंने अपने कंगन दे दिए, सोने की चेन दे दी, यहाँ तक कि अपनी अंगूठियाँ भी दे दी गिफ्ट के रूप में। मेरा जितना पैसा रहता है चुपचाप उठा लेती है। मेरे पास यहाँ ना बैंक अकाउंट है, ना लॉकर, ना अपनी अलमारी, बस 2 सूटकेस में सामान रखा रहता है। जब से उसे ये पता चला है कि मैं यहीं रहने वाली हूँ, तब से उसका व्यवहार एकदम बदल गया है। आप थोड़ा स्ट्रांग बनिए। पुलिस का नंबर है आपके पास? एम्बुलेंस का? बताइए, मैं आपके मोबाइल में सेव करवा देती हूँ। डायना ने दोनों तीनों नंबर सेव कर दिए। माँ, आपकी इंडियन सोसाइटी में सभी लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं, सभी ऐसे नहीं होते। माँ, उनको नैना से बचाना होगा। डायना भी चिंतित हो उठी थी। घर के अंदर प्रवेश करते ही उनकी देह में सिहरन सी दौड़ गई। नैना सामने बैठी फिल्म देख रही थी। उन्हें देखते ही तंज कसते हुए बोली, कितनी शिकायतें करके आ रही हैं, करिए करिए, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अम्मा, आप अपने रूम में जाओ। जाइए, अपने रूम में आराम करिए, नैना ने कटाक्ष करते हुए कहा। अम्मा के मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आजकल अपने लोगों के बीच जाकर बैठती हैं। अच्छा है, उनका मन लगा रहता है। काम कौन करेगा? तुम और मैं। यहाँ क्या खाने और आराम करने के लिए आई हैं ये? वो तुम्हारा दिया हुआ नहीं खा रही हैं। पूरा दिन किचन घेर कर बैठी रहती हैं। वो अपने पैसों का खरीदती और खाती हैं। आप कब जा रही हो? नैना सीधे उनसे पूछ रही थी। वो यहीं रहेंगी हमेशा। मुझे मेरा स्पेस चाहिए। पूरा घर है तो तेरे पास? नहीं, उन्हें इंडिया वापस भेजो। वो नहीं जाएगी। तुझे जाना है तो तू जा, समझी? नहीं, वो जाएगी। जब से आई हैं उनके कारण झगड़ा हो रहा है। झगड़ा उनके कारण नहीं, तेरे कारण होता है। तेरी माँ रहती थी, मैंने कभी कुछ कहा था? आज मेरी माँ बीमार है तो तूने उनका रहना मुश्किल कर दिया है। मैं इनके साथ नहीं रह सकती, तो तू इस घर से निकल। कहते हुए बेटे ने उसे धक्का दिया और बाहर निकाल दिया। वे फिर स्तब्ध सी बैठी तमाशा देख रही थी। नैना बाहर से दरवाज़ा पीट रही थी। बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत करो, मत तमाशा करो, मेरा टिकट करवा दो। वहाँ आप अकेले में मर जाओगी। मर जाने दो। इसके कहने पर तो आप कहीं नहीं जाएंगी। इसको रहना है तो रहे, वरना मैं इसे तलाक दे दूँगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? वे माथा पकड़कर बैठ गईं। ये बहुत दुष्ट है, सेल्फिश है, अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करती है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी आपको ज़्यादा तंग करे आप पुलिस को बुला लेना। यहाँ पुलिस आना कोई बड़ी बात नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि बेटा उनका बैग लगा रहा है। अम्मा, आपको कुछ दिन के लिए वर्षा के पास छोड़ आता हूँ, तब तक मैं आपके लिए अलग अपार्टमेंट में फ्लैट का इंतज़ाम कर लूँगा। अलग मतलब एक और खर्चा? तुम कहाँ से लाओगे इतना पैसा? यहाँ कमाने आए हो या बर्बाद करने? तो बताओ मैं क्या करूँ? बेटा सिर पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था। बेटा, उन्होंने उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया। उनके आंसू बेटे की गर्दन पर गिर रहे थे। ये क्या हो गया अम्मा?
अपना छोटा सा परिवार कैसे बिखर गया है। मैंने पिछली दफ़ा वर्षा को भी भगा दिया था। कोई भी आता है तो ये ऐसी हरकतें करती है कि सिवा झगड़े के कुछ होता ही नहीं। ना हम यहाँ आते, ना हमारा जीवन यूँ बर्बाद होता। वहाँ हम सब साथ में रहते, पैसों के चक्कर में सब तबाह हो गया। अम्मा बेटा, मैं उससे बात करती हूँ, तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो। आप तो कुछ बोलना ही नहीं। इसने आपको बिच बोला था, आपको बॉटल मारी थी। ये कभी भी धक्का दे सकती है। अपने को बचाओ, आपके सिवा मेरा है ही कौन। बेटा उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। बताओ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसकी माँ की मैंने टट्टी पेशाब तक साफ़ की है, ये सोचकर कि वो बीमार थी, बुजुर्ग थी, और ये आज आपके साथ कितना क्रूर व्यवहार कर रही है। उनका बैग लगा देखकर नैना मुस्कुराई। गुड, वेरी गुड। आपको इंडिया चले जाना चाहिए। आपको सेपरेट रहना चाहिए। कब तक आपका बेटा आपको ढोता रहेगा। इनकी ज़िंदगी का मकसद केवल लड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और आपस में घृणा करना रह गया है। उनके जीवन में तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि पति ने गालियाँ दी हों या उन्होंने कभी किसी भाई बहन या रिश्तेदार को कुछ करने के लिए मना किया हो। फिर ये नैना कहाँ से आ गई हमारे ख़ानदान में। वे दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। वे भी अपने कमरे में बंद थीं। शाम को वे अकेली ही घूमने निकल आती। नैना ने अपना कुत्ता उनसे वापस ले लिया था। कुत्ता उनके पास आने के लिए तड़पता, पंजे मार कर दरवाज़ा खुलवाता और चुपचाप आकर उनकी गोदी में बैठ जाता। नैना उसे पकड़ती, खींचती और तरह तरह से टॉर्चर करती। वे उसकी तरफ ना देखती ना पुकारती। वो कुत्ते को इसलिए टॉर्चर कर रही थी क्योंकि वो उनके पास ही रहता था। अजीब सी घुटन थी, मन अशांत था, भयभीत था, दुख और पछतावे से भरा था। पति की मृत्यु के बाद बड़े बेटे ने अपने को अलग कर लिया था। वो इन दिनों बहरीन में था। बड़े की शादी टूट चुकी थी। बहू अपना बच्चा और सामान लेकर चली गई थी और ये छोटा अपना भविष्य तलाशने के लिए यहाँ आ गया था। बड़े ने सबसे नाते रिश्ते तोड़ लिए थे। छोटे ने उनकी जिम्मेदारी ले ली थी। बड़े को यही होश नहीं था कि माँ मरती है या जीती है। छोटे को माँ की चिंता ज़्यादा थी। मैं उनको इस घुटन से बाहर निकालना चाहती थी, पर यहाँ के हिसाब से उनका जीवन एकदम अलग था। शाकाहारी, भाषा की समस्या अलग, कम पढ़ी लिखी, अपने देश में किसी छोटे शहर में जाकर रह सकती हैं, सुकून से खा और सो तो सकती हैं। मैं कभी किसी को नहीं कहूँगी कि कोई विदेश में आए, खासकर माता पिता। उनको तो आना ही नहीं चाहिए। डायना, हम क्या कर सकते हैं? हमें उनकी मदद करना चाहिए। माँ, ये उनका पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर कहकर हम इग्नोर नहीं कर सकते। वे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या उन्हें वापस भेज सकते हैं? वो अकेली चली जाएंगी? उनका बेटा मानेगा? पूछते हैं। दिल्ली तक हम उनका टिकट करवा सकते हैं, वहाँ से वे चली जाएंगी। डायना ने तुरंत कंप्यूटर पर टिकट देख ऑरलैंडो से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से दिल्ली, दिल्ली से वो ट्रेन से जा सकती हैं। मैं खुश थी कि जाने के नाम से राजलक्ष्मी खुश हो जाएंगी, लेकिन वे दुखी होकर मेरा चेहरा देखने लगी। बेटे को अकेला छोड़कर मेरी बात सुनकर वे स्तब्ध सी रह गईं। मैंने देखा उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, हाथ की स्किन फूल गई थी, 24 घंटे उनकी नाक बजती रहती थी। उन्होंने जीवन में कभी इतना काम नहीं किया था। आपका टिकट हो जाएगा, मैंने उन्हें भरोसा दिलाया। कब तक आप मार खाती रहोगी? नैना आपको नहीं रखना चाहती है। आपके बेटे का जीवन नरक बन गया है। पैसा? पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास पैसा नहीं है। बाद में देखा जाएगा, आप पैसे की चिंता मत करिए। मैं आपका पैसा वापस करूँगी। ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी फ़्लाइट थी। इस बीच उन्हें कितना समझाना पड़ा, कितनी हिम्मत दिलानी पड़ी, ये मैं और डायना ही जानते थे। डायना और मुझे उनको छोड़ने जाना था, उनका बोर्डिंग टिकट निकालना था, उन्हें एक एक बात समझानी थी। वे बेहद घबराई हुई थीं, चिंतित थीं, दुखी थीं। बेटा, आज मैं शर्मिला जी के साथ ग्रॉसरी लेने जा रही हूँ। जबकि आज वो वापस जा रही थीं। बेटे से झूठ बोलते हुए उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, आंखें डबडबा रही थीं। मुझे लगा कहीं वे सच्चाई न बता दें। उन्होंने अपने कपड़े मेरे बैग में रख लिए थे। आप रो क्यों रही हो अम्मा? बस यूं ही, कभी कभी तुम्हारे पापा की याद आ जाती है। नाटकबाज बुढ़िया, नैना देखकर और सुनकर बोली।
तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, अपना ध्यान रखो। उस चुड़ैल के बारे में कैसे ध्यान रखूं? अपनी भाषा सुधारो बेटा। उसकी गालियां नहीं सुनी आपने? आप कब जा रही हो? नैना पास आकर पूछने लगी। तू कौन होती है पूछने वाली? बेटा तमक कर बोला। अब आपको जाना चाहिए, नैना निर्दय होकर पूछ रही थी। मुंह बंद कर, बेटा फिर चिल्लाया। डायना और मैं उनको एयरपोर्ट छोड़कर आए। मैं मन ही मन डर रही थी, अगर वो सही जगह नहीं पहुंची तो, रास्ते में कुछ हो गया तो उनका बेटा मेरी जान ले लेगा। मैं उन्हें मैसेज करती जा रही थी, आगे का प्रोग्राम समझाती जा रही थी। डायना मेरी घबराहट को समझ रही थी, मेरे कंधों को थामे वो दिलासा दे रही थी। वो अब फ्लाइट में थी और इधर उनका बेटा मेरे दरवाजे पर खड़ा था। अम्मा आपके साथ गई थी? हाँ, वो चली गई। कहाँ? इंडिया, अपने गांव। आंटी मजाक मत करिए, बुलाइए उन्हें। सच कह रही हूँ, तुम दोनों के झगड़ों से तंग आकर चली गई। आपने जाने दिया? कैसे, क्यों? मुझसे बिना पूछे आपने हिम्मत कैसे की? टिकट करवाकर, तुम दोनों के टॉर्चर से बचाने के लिए। वो यहाँ की भाषा तक नहीं जानती, कहाँ जाएंगी? ये क्या किया आपने आंटी? मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। कोई तो होगा वहाँ। कोई भी नहीं है। बेटा एकदम हताश हो गया था। वो अपनी माँ के गांव जाने का बोल रही थी, पर उनकी माँ तो है ही नहीं, किसी आश्रम में रह लेंगी। आपने ठीक नहीं किया आंटी। आप डिसीज़न लेने वाली होती कौन है? क्या ठीक नहीं किया? यहाँ जो मार खा रही थी, गालियाँ खा रही थी, खाने को मिल नहीं रहा था, और 24 घंटे का डर, तुम्हारी चिंता, क्या इसलिए उन्होंने अपना फ्लैट बेचा था, अपना प्लॉट बेचा था, ज़मीन बेची थी, सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी? आंटी, आप मुझे बता तो देती। वो अब बुरी तरह घबरा रहा था, बार बार फ़ोन लगा रहा था। अम्मा, आप बिना बताए कैसे चली गई? उसकी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। अभी भी अम्मा मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरे सिर में तेल लगाती थी। आराम से पहुंच जाएंगी, चिंता मत करो। एयरपोर्ट पर सब मदद कर देते हैं। वहाँ चैन से खा तो सकेंगी, सो तो सकेंगी, अपने परिचितों के बीच आ जा सकेंगी। यहाँ तो कैद होकर रह गई थी। पैसे भी नहीं थे उनके पास। थे, पैसे थे। आपने दिए? हाँ। अब उससे बैठा नहीं गया। वो अपने फ्लैट की तरफ तैश में आकर चल दिया। तुझे स्पेस चाहिए था ना, ले अपना स्पेस। वो पागलों की तरह सामान फेंक रहा था, रो रहा था। पूछती थी ना बार बार, बोलती थी ना कब जा रही हो इंडिया। चली गई वो अकेली, बिना बताए। मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। नैना सन्न उसका चेहरा देखती रह गई। तभी उसने देखा चाय के डिब्बे में, जो नैना कभी नहीं खोलती थी क्योंकि वो चाय नहीं पीती थी, एक पर्चा रखा था। उसने पर्चा खोला। अम्मा का लिखा पत्र था। बेटा, बिना बताए जा रही हूँ, चिंता मत करना, आराम से पहुँच जाऊँगी। एक ना एक दिन तो अकेले आना जाना सीखना था। नैना को मेरे आने और यहाँ रहने से तकलीफ़ थी, उससे तुम दोनों का जीवन नरक बनता जा रहा था। मैं भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। वहाँ रहती थी तो मन तड़पता था तुम्हारे पास आने के लिए, पर यहाँ आकर लगा कि मेरा जीवन एक पार्क, एक फ्लैट में कैद हो गया है। एकमात्र झूला मेरे बैठने का स्थान बन गया था। मैं तुम्हारे मोह में भूल ही गई थी कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सबको अपना जीवन अलग अलग ढंग से जीना पड़ता है। नियति सब कुछ तय कर देती है। पहले मैं बहन के पास गई, वहाँ उसके पति का व्यवहार नहीं जमता था। वो सुबह से चिल्लाता, बहन को नीचा दिखाता, फिर अपेक्षा करता कि मैं हूँ तो सब कुछ लाऊं, जो कि मैं लाती भी थी। पैसों पर नज़र रहती थी। लगा ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं। अपने भाई के घर गई, वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, न सम्मान था। लगा जितनी जल्दी लौट सकूं, लौट आई थी। फिर तुम्हारे पास आ गई कि दुनिया गई भाड़ में, मेरा बेटा और मेरी बहू तो हैं। पर नैना का बदला हुआ रूप देखकर गहरा धक्का लगा। पापा की मौत का सदमा तो झेल लिया, पर तुम्हारी हालत सहन नहीं हुई। औलाद का दुख माँ के लिए असहनीय होता है। अब वहाँ जाकर नए सिरे से अपना जीवन शुरू करूँगी। अपना मकान होगा, छोटी मोटी गृहस्थी जैसी सन्यासियों की होती है। अब घूमने का बहुत मन हो रहा है। तमाम एजेंसी घुमाने के लिए ले जाती हैं। उम्र के हिसाब से हर उम्र के लोग मिल जाते हैं। पहले डरती थी अकेले यात्रा करने पर देखो इस बार सारा डर मन से निकल गया। अब भारत भ्रमण करूंगी,
पहुंचकर बात करूंगी। जिस माँ ने तुम्हारे सुखी होने, खुश रहने के सपने देखे थे, वही माँ तुम्हारे दुख का कारण कैसे बन सकती है? आराम से रहना बेटा। तुम्हें मेरी खातिर, अपनी माँ की खातिर ठीक रहना है, मजबूत बनकर। जब तुम्हें मुझसे मिलने का मन करे चले आना। वहाँ आकर जीवन की, रिश्तों की सच्चाई समझ सकी, ये भी तय कर सकी कि सिर्फ अपना सही या सच्चा होना काफ़ी नहीं है, सामने वाले का वैसा होना भी ज़रूरी है। और हर औरत का अपना एक कमरा ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो, जहाँ वो अपनी मर्जी का जीवन जी सके। हम अपनी अपनी जगह खुश रहें, भले ही दूर हों। तुम्हारी अम्मा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी स्पेस। कहानी ने आपकी संवेदनाओं को ज़रूर झकझोरा होगा। ये मर्मस्पर्शी कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।